सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स के बीच कितनी भी क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी जाए, उनके बीच आए दिन डिस्प्यूट्स हो ही जाते हैं एंड इन सब को रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड डॉक्ट्रिन्स पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके थ्रू एंड इसमें डेवलप डॉक्ट्रिन्स इसके इसी फीचर को हाईलाइट करती हैं। इन्हीं में से एक डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के एडिशन में ही डेवलप की गई है। इसे इन्वोक किया जाता है टू एड्रेस द मेन लेजिस्लेशन इन द क्वेश्चन। हेलो, आई एम अनुकृति एंड आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डॉक्ट्रिन क्या है, इसकी मीनिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सेलेंट फीचर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप इस डॉक्ट्रिन को अच्छे से समझ पाएं अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग से। डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स उन पावर को रेफर करती है जो कि गिवन है लेजिस्लेचर को उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेट करने जिनके साथ साथ लेजिस्लेचर को पावर होती है टू लेजिस्लेट इवन ऑन द एंसिलरी मैटर्स दैट आर रीजनेबली कनेक्टेड टू द कंसर्न सब्जेक्ट। अगर सिंपल टर्म्स में समझें या देखें तो एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर्स का मतलब होता है वो पावर्स जो सपोर्ट करती है लेजिस्लेचर की एक्चुअल कन्फर्ट पावर्स को। The power to legislate on a topic of legislation carries with it the power to legislate on an ancillary matter which can be said to be reasonably included in the power given. अब हमें पता है कि ये डॉक्ट्रिन एक एडिशन है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के साथ। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को इन्वोक किया जाता है उन सिचुएशंस में जब कोई एक लिस्ट का सब्जेक्ट टच करता है किसी दूसरे लिस्ट के सब्जेक्ट को। दैट मीन्स कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से ही डील करती है, बट जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स है वो डील करती है उन सब्जेक्ट्स एंड उनसे कनेक्टेड मैटर्स पर लेजिस्लेट करने की पावर्स से। The powers conferred to the central and state government under three lists, that is, Union list, State list, and the concurring list of the 7th schedule are expressly mentioned, but the Constitution gives flexibility to the government to even legislate on any related incidental or ancillary matter. अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसे हम अ प्रॉपर एक्सरसाइज और ऑफ द एक्सप्रेसली कन्फर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। इस डॉक्ट्रिन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझकर देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स गिवन है टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग, पर ये पावर्स साथ में एक और पावर भी इंक्लूड करती हैं एंड वो है पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स। बट अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है लिस्ट 1 या लिस्ट 2 में, फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये तो एंसिलरी या इंसिडेंटल मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, द पावर टू टैक्स इज एनविजन्ड इन स्पेसिफिक एंट्रीज, so this power can't be set to an ancillary to the authority mentioned in another entry of the list. एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। पिलग्रिमेज एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट ये पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया को नहीं कवर करता है एंसिलरी पावर्स के अंडर, क्योंकि इस सब्जेक्ट की एक सेपरेट एंट्री ऑलरेडी है यूनियन लिस्ट में। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की। कॉमन लॉ सिस्टम में इस डॉक्ट्रिन का एवोल्यूशन को ट्रेस किया जा सकता है लैंडमार्क केस ऑफ आर वर्सेस वाटरफील्ड तक। इस केस में जो अपीलेंट्स थे वो कन्विक्टेड थे रैश ड्राइविंग एंड पुलिस ऑफिसर्स पर असॉल्ट के लिए। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो पुलिस कांस्टेबल थे उन्होंने एविडेंस गैदर करने के पर्पस से अप्रोच किया था अपीलेंट्स को जो कि रैशली ड्राइव कर रहे थे एंड अपीलेंट्स ने उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपनी कार पुलिस कांस्टेबल्स पर चला दी थी। अब कोर्ट के सामने मेन इशू ये था कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स का एक्ट था that was prima facie an unlawful interference with a person's liberty or property under the Persons Act 1861. कोर्ट ने वाटरफील्ड और एंसिलरी पावर्स टेस्ट को अप्लाई किया इस केस में एंड कहा इट इज रेलेवेंट टू कंसिडर
whether such a conduct falls within the general scope of any duty imposed by the statute or recognized at common law, and whether such conduct, albeit within the general scope of such a duty, involved an unjustifiable use of powers associated with the duty. कोर्ट ने हेल्ड किया कि वैसे तो कॉन्स्टेबल्स की ड्यूटी है ऑफ ब्रिंगिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, बट ये राइट लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरफेयरिंग विद द पर्सन और प्रॉपर्टी. The Waterfield test from here found its way into Canadian law, and then later the Indian Constitution also adopted it. Indian Judiciary ने यूज किया इस टेस्ट को एज एन इंटरप्रिटेशन टू असर्टेन द पावर एंड स्कोप ऑफ लेजिस्लेचर्स, एंड ये टेस्ट कुछ लैंडमार्क केसेस के थ्रू स्टैब्लिश किया गया इंडियन कॉन्सेप्ट में. The first case to apply this test was United Provinces versus Atika Begum. This case laid the foundation stone of the doctrine of incidental and ancillary powers in the India, clarifying the stint that to fulfill the objective of the law, it is essential that a legislature legislate even on matters which are incidental or ancillary to the principal matters of legislation. वैसे तो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्सप्रेसली इंटेल करे पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेट ऑन एंसिलरी मैटर्स, बट कॉन्स्टिट्यूशन में से कई आर्टिकल्स हैं जो इस पावर को रिफ्लेक्ट करते हैं टू बी इन्वोक्ड इन प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस. उनमें से कुछ प्रोविजंस में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ, एंड अगर आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेरेट को भी रेफर कर सकते हैं फॉर रेफरेंस, ताकि आप इन आर्टिकल्स को अच्छे से समझ पाएँ. सबसे पहले है आर्टिकल 4. आर्टिकल 4 बात करता है पावर टू मेक कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस इन लॉ की उन मैटर्स पर जो सप्लीमेंटल एंड इंसिडेंटल हैं टू द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर अल्टरिंग द नेम्स ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल्स 2 and 3. फिर है आर्टिकल 110 एंड आर्टिकल 199. These articles define the money bill for both the union and states. It includes any matter incidental to any of the matters specified in subclauses A to F of the respective articles. फिर आता है आर्टिकल 145. आर्टिकल 145 provides Supreme Courts the certain powers. ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को पावर प्रोवाइड करता है टू मेक रूल्स एज टू द कॉस्ट and of incidental to any proceedings in the court and as to the fees to be charged in the respect of proceedings therein. इसके बाद आता है आर्टिकल 169. ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स. ये आर्टिकल साथ में ही इंक्लूड करता है पावर टू मेक रूल्स as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental or consequential provisions as Parliament may deem necessary. ये तो कुछ मेन आर्टिकल्स थे. इनके अलावा एंड इनके साथ कुछ और आर्टिकल्स भी हैं जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं इस डॉक्ट्रिन के रेस्पेक्ट में. वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 239 AAB, आर्टिकल 244 A, आर्टिकल 289, आर्टिकल 315, आर्टिकल 323 A, आर्टिकल 323 B, आर्टिकल 339 एंड आर्टिकल 356. इस डॉक्ट्रिन के कुछ सेलियंट फीचर्स भी हैं जो इस तरह से हैं. फर्स्ट, नो फॉर्मेट टेक्सचुअल फॉर्म. वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है इस डॉक्ट्रिन के बारे में. However, there are sometimes general textual authorizations for invoking powers that are not expressly given. The above mentioned articles which I have discussed are good examples of the same. The necessary and proper clause, also known as the sweeping clause in the US Constitution, is another classic example. Second है extension of the power to legislate. ये doctrine legislative power की field को extend करती है. It states that the power to legislate contains within it the power to legislate on ancillary or incidental matters. These powers are meant to aid the main object of the concerned enactment. The doctrine provides for a wide and liberal interpretation of the entries in the three legislative lists, which are union, state and concurrent list, and are given in the 7th schedule. Third है relationship with the doctrine of Pith and substance. ये डॉक्ट्रिन एक एडिशन है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के साथ, ये हमें पता है. एंड जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में गिवन है कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर को स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर.
नीदर ऑफ देम शुड इंटरफेयर विद द पावर ऑफ द अदर। अगर उनमें से कोई एक इंक्रोच करता है किसी दूसरे की पावर्स को तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस यूज होती है। It helps to determine whether the concerned legislature was competent to make the legislation in question. The pith and substance of the law, that is, the object of the legislation, must come within the scope of the matter on which the concerned legislature has the power to legislate. If it is so, then the legislation would be intra vires, even if it might appear to be incidental, trench upon the power of the other. फोर्थ है लिमिट्स ऑन एंसिलरी पावर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी पावर एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए पावर टू लेजिस्लेट ऑन एंसिलरी मैटर्स भी लिमिटेड है एक रीजनेबल एक्सटेंट तक। इसका एम्बिट उन मैटर्स को कवर नहीं करता है जिनको एक्सप्रेसली स्पेसिफाई किया गया है किसी पर्टिकुलर लिस्ट में। इस डॉक्ट्रिन को इंडियन पर्सपेक्टिव में समझने के लिए कुछ लैंडमार्क केसेस भी हैं। चलिए उनके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम इस डॉक्ट्रिन को और अच्छे से समझ पाएं। इनमें से पहला केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला का। इस केस में एपिक्स कोर्ट ने हेल्ड किया था कि द पावर टू लेजिस्लेट ऑन अ टॉपिक includes the power to legislate on an ancillary matter which can be said to be reasonably included in the topic. दूसरा केस है राजा जगन्नाथ बख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इस केस में कोर्ट उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से डील कर रहा था कंसर्निंग द यूपी लार्ज लैंड होल्डिंग्स टैक्स एक्ट 1957। जस्टिस गजेंद्र गडकर ने इस केस में ऑब्जर्व किया था कि it is necessary to bear in mind that we are interpreting the word used in the Constitution, and it is an elementary cardinal rule of interpretation that the word used in Constitution which confer legislative powers must receive the most liberal construction, and if they are the words of the wide amplitude, they must be interpreted to give effect to that amplitude. A general word used in an entry like the present one must be construed to extend to all ancillary or subsidiary matters which can fairly and reasonably be held to be included in it. Next case है R.D. जोशी वर्सेस अजीत मिल्स का। ये जो डॉक्ट्रिन है ये गवर्नमेंट की लेजिस्लेट करने की पावर को एक्सटेंड करती है। R.D. जोशी वर्सेस अजित मिल्स के केस में कोर्ट डिस्कस्ड द क्वेश्चन ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक एन एनैक्टमेंट that allowed the state to forfeit the sum collected by the dealers under the name of the sales tax. इसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो मेजर स्टेट ने लिया है वो प्यूनिटिव एंड नेसेसरी था फॉर द इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। Further, the court stated that the entries under the list must be given a broad meaning to include the incidental and ancillary powers. However, it is to remember that no power given under the Indian Constitution is absolute and it is subject to change as required. Similarly, the power of legislatures to make laws on incidental matters is also limited to a reasonable extent. जो नेक्स्ट केस है वो है RMTC मैसूर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही लेजिस्लेचर्स को अनरीजनेबल एंड एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट वार्न किया है। RMTC मैसूर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया था कि पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉज रिलेटेड टू बेटिंग एंड गैम्बलिंग ऑफ एंट्री 32 won't be including the power to impose taxes on the concerned subject matters as this is already a subject of entry number 62 in the state list. ये जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है एंट्री 32 के अंदर वो ऑलरेडी एंट्री नंबर 62 में गिवन है, इसलिए उसमें हम जो कि टैक्स इम्पोज करने वाली पावर्स है उनको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं सेम के लिए। इसके बाद केस है प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स का। इस केस के थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था। ये डॉक्ट्रिन कहती है कि पॉसिबल इंक्रोचमेंट ऑफ पावर्स के केस में जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि व्हाट इज पिथ एंड सब्सटेंस, दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ द इनैक्टमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर्स को यूज किया जाता है लेजिस्लेटिव पावर्स के ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंट को डिटरमाइन करने। It helps in extending these powers through the power to legislate on incidental and ancillary matters, जो कि doctrine of pith and substance में given नहीं है।
The dynamism of Indian Constitution evidently reflects through the judicial doctrines, and the doctrine of incidental or ancillary power is one such jam adopted by the courts. When an express power is conferred to the legislature, there should be proper exercise and enforcement of it, and incidental and ancillary powers just add value to these necessary powers. It safeguards the powers of the government and equips them to enforce it with effective functioning. अब इस डॉक्ट्रिन के डिस्कशन के बाद आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. इफ़ आपको कुछ डाउट्स हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा. एंड इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा. अगर आप इस डॉक्ट्रिन या फिर किसी और डॉक्ट्रिन के किसी और टॉपिक के बारे में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट legalbyte.in पर जाकर पढ़ सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. Thank you for watching the video.